और भाभियाँ तो कहती हैं कि अब तो कलेक्टर बन गो। ठीक बात है। बाकी हमारी अम्मी का तो ये है कि वो तो फिर ये अब देखते हैं कितना करता है हमारी। हाँ सही बात है भाई, अब तो तू कलेक्टर बन गया। अब तो कलेक्टर रिजल्ट निकाल के खड़ा था कि देख तेरी आ गई रैंक। उसके बाद फिर मैं सजदे में चला गया कि यार बहुत वो खतरनाक मोमेंट था। ग्रेविटी से होता है और ग्रेविटी ऊपर जाने पर कम हो जाती है, इससे हमारा वो भार कम हो जाता है। इसलिए सर फिर वो बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हार्ड मास कम हो जाते हो। तो एकदम से सारा इंटरव्यू हंसने लग गया, सारी मेम वगैरह। मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराया। हाँ। नमस्कार, बहुत बार आपके साथ बहुत सारी वीडियो में बातचीत करने का अवसर मिला है, लेकिन आज एक ऐसा वीडियो आपके सामने हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिस पूरे वीडियो के एक एक पल को आपको जीना चाहिए, देखना चाहिए। हम सब लोग इस समय अलवर जिले के खेड़ली बहादुर में हैं। मेवात का एक ऐसा इलाका कि वहां तक जब पहुंचते हैं, रास्तों को देखते हैं तो वीरानियत है। आज भी भारत के दो भारत यहाँ पर दिखते हैं, एक विकसित या विकासशील होता हुआ भारत दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी जहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत सारी आपको कमियां नजर आएंगी। लेकिन आज इस खेड़ली बहादुर की, अलवर की उस मिठास को पूरे वातावरण में घोलता हुआ एक बच्चा हमारे साथ है, जिसने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा नाम दिया है, एक ऐसी पहचान दी है। मेरे बाईं ओर जो बैठे हैं वो हैं आकिब खान। अभी अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उस यूपीएससी के रिजल्ट में आकिब खान की ऑल इंडिया 268वीं रैंक आई है। ये अपने आप में इतनी बड़ी रैंक है कि यदि आप उसको देखते हैं तो मैन आईएएस में आकिब जाने वाला है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का बड़ा अधिकारी बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस क्षेत्र से आकिब आता है उस क्षेत्र में सामान्य बच्चे अपने स्कूलिंग को भी प्रॉपर कर नहीं पाते। हिंदी मीडियम से आकिब रहा। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारा ये बच्चा मैट्रिक्स में भी आया, वहां उसने अध्ययन करा, वहां से प्रेरणाएं पाई और वहां से निकल करके आज ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का मुख्य अधिकारी बनकर के देश सेवा के लिए समर्पित होने जा रहा है। इसके साथ चर्चा भी करेंगे और भी करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, परिजन बैठे हैं और ये जो नई नस्लें बैठी हैं उनकी आंखों में भी आकिब ने इतने सपने दे दिए हैं कि यहाँ के बाकी बच्चों को भी ये लगता है कि शायद हम भी अगले आकिब के रूप में आकर के इस क्षेत्र को बड़ा बना सकें। मैं मेरे साथ में जितने लोग हैं सबका परिचय देता हूँ। सबसे मेरी और दाईं ओर बैठे हैं आकिब के पिताजी हैं। और किसी भी बच्चे को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले पिता का आशीर्वाद और उसका विश्वास दोनों मिलना होता है। ऐसा कहते हैं कि पिता जब साथ में होते हैं तो दुनिया की कोई तकलीफ हमारे तक पहुंचने नहीं देते हैं। और आकिब के पिताजी का ये कॉन्फिडेंस था कि आकिब को मुझे आईएएस बनाना है। इस क्षेत्र में ये सपना देखना, और वो भी एक किसानी करने वाले, खेती करने वाले व्यक्ति के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। आकिब के बिल्कुल बाईं ओर आप सब जानते हैं श्री राजेंद्र जी बुर्डक, आर्मी सर जिनको हम कहते हैं, मैट्रिक्स के निदेशक हैं। और आपकी एक ऐसी प्रेरणा रही कि आकिब आज उस मुकाम तक छूने में अपने आप को सफल बना पाया, आगे बढ़ पाया। आकिब का अपना पुरुषार्थ था, लेकिन प्रेरणाएं बहुत सारे इस यात्रा में आवश्यक होती हैं। और आरबी सर के बाईं ओर बैठे हैं सिमरत जी हैं और आकिब के चाचा जी हैं। और इस एरिया से बच्चों को ले जाकर के सीकर तक लेकर के जाना, वहां उनको पढ़ने के लिए तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो मैं आरबी सर के साथ में डिस्कशन कर रहा था कि सर हम लोग तो गाड़ी से यहाँ पहुंचे हैं, कल्पना करिए कि जब सिमरत जी या आकिब के पिताजी यहाँ से बच्चों को लेकर के सीकर आते होंगे तो उनको कितनी बसें बदलनी होती होंगी या कैसे कैसे साधन से वहां पहुंचते होंगे। बिल्कुल एक ऐसे इलाके में आकर के आकिब ने आज जो इतिहास रचा है, इस इतिहास को, इसकी ग्रेविटी को, इसकी गहराई को हम सबको समझना भी चाहिए। और मैं अपनी बातचीत प्रारंभ करता हूं और आपको मिलवाता हूं भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी से जो ऐसे क्षेत्र से निकल करके, हिंदी मीडियम से निकल करके, सामान्य स्कूलिंग से निकल करके भी उस ऊंचाई तक पहुंचता है जिसके सपने हम सब लोग देखते हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ आप मत देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने आसपास के लोगों को भी दिखाइए और उनको बताइए कि लाइव एग्जाम्पल सफलता के कैसे होते हैं। आकिब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आप बन गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सारे मैट्रिक ग्रुप को, आरबी सर को, आपको, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बधाइयाँ दी है और यहाँ तक जो आप हमसे चल कर ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है कि लोगों के सामने हम अपने आप को पेश कर सकें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब, पहला सवाल मैं पापा से पूछूंगा। रिजल्ट आकिब का आने वाला था, लेकिन धड़कनें आपकी तेज़ हो रही होंगी, क्योंकि लग रहा होगा कि शायद अब आज जो रिजल्ट आ रहा है वो खुदा की गई अब तक की जो इबादतें थी हमारी, वो सब की सब फलित होने वाली थी। क्या अनुभव था जब ये पता चलने वाला था कि अब आकिब का रिजल्ट आने वाला है? सबसे पहले तो सही बात तो है कि मैं इसके बारे में पूरी रात सो नहीं पाया जी। तो मैं इस शाम को मैंने आकिब से बात की थी जी। जब मेरा बीपी इतनी आया तो मैं जो जिसका रिजल्ट आ रहा है उसका कितना होगा, उसका बीपी कितना होगा, ठीक है। तो सुबह
जब मैंने इससे बात की जी तो मैं सारी रात नमाजों में लगा रहा, ठीक है अल्लाह से दुआ करता रहा इसके लिए। जी और सुबह खड़ा हुआ, एक हमारे इस्लाम में बोलते हैं कि सबसे पहले किस गरीब बच्चे को सदका करो, जी। चाहे 10 रुपये करो। मैंने एक गरीब को 100 रुपये दिए। जी तो मैंने कहा मेरे बच्चे को, भाई देखो यही तो होता है। हाँ, दुआएं हैं, दुआ लेने का। दुआ लेनी चाहिए। उसके बाद मैं मस्जिद चला गया, मैं नमाज पढ़ता रहा सारा दिन जी और ध्यान उधर रहा, लगा रहा फ़ोन पे बराबर। बराबर है। हाँ। फिर मेरा बड़ा लड़का जो इसको लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए पहले ही निकल गया था, जी इससे मिलने के लिए। कहीं मेरे भाई का कहीं बीपी कहीं ऊंचा नीचे ना हो जाए, दिक्कत आ जा रही है। अच्छा जी 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 तो जैसे वो दिल्ली पहुंचा भी नहीं था जी और 1:40 का टाइम था और फ़ौरन मेरे पास इसका, मैं मस्जिद में था नमाज पढ़ रहा था, इसका फ़ोन आया, पापा मेरा हो गया। अरे वाह तो मेरे समझो मेरे आंसू सही मायने में, मतलब आंसू मेरे ज़मीन से ऐसे लगे बिछ गए। बच गए। और इतने मैं मस्जिद से बाहर नहीं निकला, इतने मेरे पास ML MPO के फ़ोन, मस्जिद से बाहर ना निकल 5 मिनट लगते जी। हैं। 5 मिनट में तो मेरे पास कम से कम सैकड़ों फ़ोनों को बधाई हूँ, MLA MP मिनिस्टर। मैंने की समझा नहीं मैं क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो गया, कि हाँ जीवन में ऐसा क्या बड़ा हो गया क्या है? बड़ा हो गया। इतने वहाँ से हम कर आके इसके भाई को फ़ोन किया, मुझे कब आ रहा है, हाँ कि मैं बस अभी वो मीडिया वाला नहीं निकल रहे थे दिल्ली से, जामिया में था ये, हाँ तो 2-3 घंटे वहाँ लग गए। इतने वो आती है गाड़ी, इतने तो यहाँ ये जो हमारा घर था ये लगभग ये पूरा एरिया जाम हो चुका था कि आकिब की उसको देखने के लिए। वही आकिब था पहले, सही बात 2 घंटे पहले आकिब था, उसके बाद एक कलेक्टर बन गया। और कलेक्टर को देखने के लिए आज पूरी मेवात सही मायने में जी। इस तरह से देख रही है, पलकें बिछा रखी हैं। अगर ये सही पूछा तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए नई वो पीढ़ी को, कि अगर ये वही बच्चा है, हिंदी मीडियम से, किसान का बेटा, स्कूलिंग गांव से, और फिर वो इस एक देश के सबसे बड़े जो अधिकारी बनकर आप सबके सामने हैं, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। जी बाकी मेरा जो असली वो है, आने वाली नस्लों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं आप बाकी आपका इसमें बड़ा सहयोग है, क्योंकि मैट्रिक्स में जब ये गया था जी। इसने असली अपने आप को पहचाना ही आपकी वहाँ से, वहाँ जाकर वहाँ जाकर था। क्योंकि जब ये गया था, जब 1300 बच्चे आपके वहाँ जैसे थे, जी। उनमें सबसे पीछे था। जी और जैसे ही जब वहाँ से आया, जब ये लगभग मतलब चुनिंदों में आ गया, चुनिंदों में इसने वहाँ पहचान लिया कि मैं देश की कोई भी उसको परीक्षा पास कर सकता हूँ। वो एक प्रेरणा उसको प्रेरणा मिली। मिली। और हम आपके ऑफिस में बातें भी हुई थी जी और हमने वही निर्णय लिया था आपके ऑफिस में, जी और खुदा ने कई बार पहली जवान को पार किया। जी तो बाकी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आकिब कलेक्टर नहीं बनेगा, ये सही मायने में। जैसे ये आपका इसने मेरे भरोसे को इतना जीत लिया जी। कि अगर सही पूछे, मेरा अगर सारी जमीन बिक जाती मैं इसके ऊपर हटता नहीं। जैसे कई बार ये सोचते हैं कि यार परिस्थिति आ रही है, भाई पैसा की है, बहुत ऐसा घर में चलते भी हैं, हम किसान ही तो हैं, जी लेकिन इसके बारे में हमने ये वो नहीं महसूस किया कि हमारा पैसा गलत जगह जा रहा, हमें तो हमारा तो सही जगह लगा। सही जगह लग रहा है। और आपके कॉन्फिडेंस को देखिए, खुदा ने सुना और आज आकिब सामने है। आरबी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हमारी एक कहावत चलती है कि हनुमान जी को जब लंका में जाना था और समुद्र लांघना था, तो उनको एक मतंग ऋषि का श्राप मिला हुआ था कि अपने उचित समय में तो अपनी शक्ति भूल जाओगे। तब एक जामवंत जी आए और उन्होंने कहा कि यार ये समुद्र क्या लगता है, तुम चाहो तो एक झटके में इसको पार कर सकते हो। आकिब जब यहाँ से निकल करके जो गांव की स्कूलिंग थी, मैट्रिक्स में पहुंचा, और जब रिजल्ट आया था तो पहली बार मैंने सिमरत जी से बात की थी, तो इन्होंने कहा कि साहब आपकी जो प्रेरणा वहां से मिली थी उसकी वजह से बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे लगता है कि एक हनुमान को समुद्र लांघने वाला हनुमान बनाने के लिए हर बार एक जामवंत चाहिए होता है, और वो भूमिका आपने निभाई। तो मैं आपकी भी थोड़े से अनुभव सुनना चाहूंगा उस समय जब आकिब आया आपके पास में। देखो, सबसे पहले इस परिवार से कई बच्चे मैट्रिक्स में पढ़े हैं और सिमरत खान जी से मेरा परिचय बहुत साल पहले हुआ था जब मैट्रिक्स शुरुआत हुई थी। तो इसके बाद में बच्चे आते रहे, तो एक सामान्य बच्चे की तरह आकिब भी आया। और नॉर्मली जो बच्चे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, नॉर्मल स्कूलिंग से होते हैं, उनको जेईई की तैयारी करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो वो मुश्किल आकिब को भी हुई और शुरू में इसके मार्क्स कम आए, लेकिन उसके बाद में इसकी सीटिंग वगैरह थोड़ी बढ़ती चली गई। और कोई भी एग्ज़ाम में अपन मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आता है। उसके बाद में धीरे धीरे इसकी रैंक काफ़ी इंप्रूव हो गई। फाइनली जेईई एडवांस में थोड़ा सा रिजल्ट इसका और बेटर हो सकता था, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा पीछे रहा। लेकिन इसका कॉन्फिडेंस इतना हो गया, जैसे अपन ने इसे बात भी करी थी अभी, कि मेरे को उस समय इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स में आके मेरी शुरू में रैंक ये आती थी और यहाँ से मैं यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी इंडिया के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो अगर कोई बच्चा जेईई वगैरह की या इस तरह के कंपटीशन की सीरियस तैयारी करता है तो उसको निश्चित रूप से ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये साहब जो बैठे हैं इनके पिताजी, इनके लिए कहना चाहूँगा
कि 2018 में जब सीकर से ये आ रहे थे तो ये मेरे केबिन में बैठे हुए थे, ये साहब भी बैठे हुए थे, ये बच्चा भी जो है बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि सर आईएएस की तैयारी में लगाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि सच्चे मन से प्रयास करते हैं और सच्चे टाइम पे सही बात एक इनके मुंह से निकली थी और खुदा का अजूबा है कि आकिब ने वही कर दिखाया जो इनके मुंह से जुबान निकली थी। सिमरत जी, एक सवाल आपसे भी है। अभी कुछ दिनों पहले अपन अलवर भी मिले थे, तो आपकी इच्छा थी कि भाई वहाँ से मैट्रिक्स में बच्चे जा रहे हैं, हम भी मैट्रिक्स को कुछ दें, मैट्रिक्स भी हमें कुछ दें। मुझे लगता है आज तो दोनों को ही सब कुछ मिल गया। इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर, आप आए यहाँ पे बधाई देने, आकिब को हमारे बेटे समान है। आकिब जिन्होंने ये पेपर क्रैक किया, आप बधाई देने, बहुत बहुत एहसान है आपका। मैं आपको बता दूं कि आकिब हमारे बिल्कुल साधारण सा नॉर्मल खेलता हुआ बच्चा था जी। अगर ये वहाँ तक आपके पास नहीं जाता और ये इनको अपने एहसास का पता नहीं होता कि तेरे अंदर ताकत कितनी है जी, तो शायद ये आज ये कारनामा ठीक बात है। ना कर पाते। हाथी की आंखें छोटी हैं और साइड में कान बड़े हैं, वो अपनी शरीर को देख नहीं पाते, नहीं तो वो पता नहीं क्या क्या कर जाए। वो शेर को भी क्या समझे। तो आपने इनको वो सब कुछ दिखाया, इनका वो हौसला जगाया, तो आज ये देश के सर्वोच्च पद पे विराजमान होंगे। इंशाल्लाह हम इनसे उम्मीद लगाएंगे कि ये अच्छी सेवाएं देंगे देश सेवा के लिए और आने वाली जो है पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। और आकिब के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमने जैसा इन पे अपने दिल से जैसा हमने लगाया कि हाँ भाई ये बच्चा हमारा कुछ कर सकता है जी, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने वो नदी की पूरी धारा हमारी तरफ मोड़ दी। जो इज्जत इन्होंने हमें दिलाई है वो शायद ही किसी माँ बाप के लिए कोई बेटा दिला पाता। बहुत बड़ी बात। सही बात। वो धारा जो इन्होंने आज हमारी तरफ मोड़ी है उसके लिए हम इनका और अपने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे बेटे होनहार होना बनना ये सब बिना आप जैसों के नामुमकिन था। आपने बहुत कुछ किया हमारे बेटे के लिए, हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सिमरत जी ने मुझे कहा था 6 महीने पहले मिले थे लगभग मुझे, हाँ। कहा था कि सर आपको आना पड़ेगा और मैं आपको बुलाऊंगा, ऐसा वक्त आएगा, आने वाला है। आकिब को लेके पूरे आश्वस्त थे। तो फिर मुझे लगा कि आज खान साहब के जो है वो बुलावा ही गया है। आज बुलावा ही गया है। आकिब, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जब हम लोग अभी आ रहे थे, खेड़ली बहादुर में पहली बार आना हुआ है, तो यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं, वो बिल्कुल ठेठ गाँव जो अभी भी अपने विकास के लिए शायद 10-20 साल इनको और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। इन गलियों में खेलते हुए, यहाँ की गलियों में घूमते हुए आईएएस बनने का सपना देखा था? 11th में जब मैं पढ़ता था जी। उस टाइम मैंने सुना था कोई आईएएस की पोस्ट है जो कुछ बहुत ताकतवर है, बहुत शक्ति देती है भारत सरकार इसको जी। बस इतना ही पता था। वो है कि एक तरीके से बीज बो गया था दिल में ठीक बात है। कि यार ये कभी करेंगे इंशाल्लाह, मौका मिला तो। ठीक बात है। 12th में मैंने अपनी सीरियस पढ़ाई शुरू करी और गांव का माहौल देखा जाए तो गांव में तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं था। तो आईएएस तो छोड़ दीजिए आप, पूरे गांव में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं था जी। और आसपास आईएएस की छोड़िए, आपको मतलब जनरली जो आपको पोस्ट मिलेंगी वो मिलेंगी नीचे लेवल वाली, जो पुलिस में, आर्मी में, ये सब ऑफिसर लाइन की जॉब्स तो थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। तो ये तो मेरा अपना ही डिसीजन था, अल्लाह ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया था कि इंशाल्लाह कभी करेंगे। और जब मैं सीकर चला गया, वहाँ जाके जब मैंने एक तो 12th में मेरे 80% मार्क्स आ गए, तो गांव में तो 80% ही बहुत होते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि 12th की परसेंट कहीं काम नहीं आती जी। लेकिन एक घर वालों का, आसपास के लोगों का भरोसा हो गया कि ये लड़का होशियार है थोड़ा। ठीक है। तो बाहर सीकर चला गया, वहाँ जब मैंने स्कोर किया ना अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में, हाँ। वो मेरे लिए बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ थी, क्योंकि अब तक मैं कॉम्पिटिट कर रहा था, वो इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लोकल स्टूडेंट, लोकल स्टूडेंट थे, पर वहाँ मैं क्रीम के साथ कम्पीट कर रहा था। ठीक बात। उस कॉम्पीट के साथ मैंने जब कॉम्पिटिशन दिया, मुझे ये पता लग गया कि एक साल में जब मैं ये कॉम्पिटिशन दे सकता हूँ तो ये बात सही है कि मेरे को सही टाइम मिल जाए तो मैं कोई भी एग्जाम कर लूँगा। बहुत बढ़िया। वहाँ से फिर मैंने पक्का कर लिया था, वो करेंगे तो आईएएस इंशाल्लाह। ठीक बात। मिले ना मिले आईआईटी छोड़ देते हैं। जैसे अभी पापा कह रहे थे कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था बीपी जो है वो 5-10 बढ़ गया था। आपके बीपी की क्या पोजीशन थी? मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी और मैं बस मोबाइल देख रहा था। टेलीग्राम में हम लोगों का ग्रुप है, साथ में जो लड़के हैं हम, वहाँ के अब आने वाला है, बस अब अपलोड होने वाली है पीडीएफ। तो एकदम बीपी हर वक्त हाई होता है, कब अपलोड होगी कब अपलोड होगी। और फिर घर दोस्त कह रहे चलो नमाज पढ़ाओ, फिर नमाज पढ़ रहा था। फिर ठीक है, एक दो दोस्त और थे जिनका रिजल्ट आ रहा था, मैंने कहा तुम साथ बैठ रहो थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। इसलिए फिर नमाज का वक्त हो गया तो हम लोग नमाज पढ़े। मैं नमाज पढ़ के कंप्लीट ही हुआ था कि मेरा दोस्त मेरा रिजल्ट निकाल के खड़ा था कि देख तेरी आ गई रैंक। उसके बाद फिर मैं सजदे में चला गया कि यार बहुत
वो खतरनाक मोमेंट था एकदम, जबरदस्त moment, मतलब वो मोमेंट मुझे लगता है कि शायद स्मृति पे चिपक गया कि जिंदगी भर वहाँ रहने वाला होने है। लग गया, सारे दोस्त चिपट गए मेरे एकदम सारा। और मेरे पास मेरा फोन नहीं था, मेरे को जल्दी हो रही थी, घर वालों को जल्दी से बताऊं ऊपर चार्ज लग रहा था फोन, तो मैं भागता भागता गया, फोन किया अब्बा को, भाई को, लेने जा रहे थे मुझे कि हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में जब यहाँ पहली बार पहुंचे तो ये जो गलियां थी जिनमें नॉर्मली आकिब क्रिकेट खेलता था, आराम से सबके बीच में रहता था, यहाँ का नजारा कुछ बदला लगा? पूरा नजारा पूरा ये एकदम खचाखच भरा हुआ था लोगों से। अच्छा। और सारे लोग इंतजार कर रहे थे हमारा, हम लोग 9 बजे तक यहाँ बैठे थे, क्योंकि रास्ते में इतने लोग मिल गए थे फेंटा सापा बांधने वाले कि हमको लेट हो गया था बहुत। हाँ, तो वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसे ही लेट हो गया था। फिर एकदम से जैसा होता है नहीं कि सेलिब्रिटी के साथ कैमरा फोन खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी जा रही था, एकदम से फोटोज वगैरह ये सब चल रहा था बहुत। ठीक बात। फिर मैं आया, फिर मेरे को सबसे पहले अब्बा से मिलना था, तो मैं सबसे पहले इनसे गले मिला, फिर अम्मी से मिला, फिर मैं बाकी लोगों से। आकिब एक सवाल है, बहुत गहरा सवाल है। सामान्यतः ऐसा होता है कि हम ऐसी जगहों से निकल करके जब पहुंचते हैं तो सफलताएं इतनी बड़ी होती है, और आपकी सफलता तो इतनी बड़ी है कि उसका तो पैमाना ही बहुत बड़ा है, भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में हो। आपको मुझे लगता है कि ये जो गलियां हैं ये बार बार पुकारेंगी कि जब जिस स्थान पर बैठे हो इनके लिए क्या बेहतर कर पाओ, इनको क्या अच्छा कर पाओ। कभी ऐसा ना हो कि ये सफलता हमारे सर चढ़ करके बोलने लगे और हम इनको भूल जाएं, ऐसा लगता है? एक्चुअली सर कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि लोग अक्सर कामयाब होकर अपने ग्राउंड से हट जाते हैं, कट जाते हैं वो। लेकिन मैं तो इस रीजन से बिलोंग करता हूँ और मेरा तो बहुत जुड़ा हुआ है अपने रीजन से, और अपने लोगों से भी बहुत जुड़ा हुआ है मेरा। और अगर मैं इस पोस्ट पर रहकर भी अगर इनके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया तो फिर हमारा कौन करेगा? सही वो है। बात, सही बात। तो मुझे तो करना पड़ेगा इंशाल्लाह, और मैं करूँगा। इंटरव्यू जब होता है आईएएस का तो उसमें आदमी को बड़ी घबराहट होती है, उसको लगता है कि सामने बहुत सीनियर आईएएस होते हैं और बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए रहते हैं। आपका आप जब इंटरव्यू देने गए उस समय क्या एक्सपीरियंस रहा आईएएस के इंटरव्यू का? तो शुरू में वो वहाँ एक बेंच होती है, बिठा के रखते हैं कि भाई अब आपका नंबर आएगा, अब आपका नंबर आएगा। मेरा चौथा नंबर था, लगभग शाम को 3:30 बजे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे वो मिनट्स पास आ रही थी, मेरा नंबर आ रहा था, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। फिर बाहर क्या है कि एक बच्चे को अंदर चल रहा होता है, बाहर एक बच्चे को बिठा लेते हैं वो बुलाकर। तो मेरे को बाहर बिठा लिया था, अंदर एक चल रहा था। उस टाइम तो एकदम ऐसा हो गया था कि अटैक ना आ जाए। फिर मैं कुछ हमारी कुरान की आयतें पढ़ने लग गया, थोड़ा सा ढोलने लग गया इधर उधर, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ रही है। फिर एकदम से बुलाया कि वहाँ घंटी बजती है, घंटी बुला के चलो नंबर आ गया, गार्ड आता है, चलो अंदर जाओ। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो इतना कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत कि 5 मिनट बाद सब कुछ सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सवाल भी फिर वैसे सामान्य होते हैं, बहुत वो हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं वो। ठीक बात है। उसका कोई इंटरव्यू का कोई ऐसा एक मोमेंट जो आपको याद है कि वहां पर मुझे बहुत अलग सा कुछ फील हुआ? मोमेंट एक था, उन्होंने एक मेंबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको पहाड़ पर चढ़ा दिया जाए तो आपका वजन घटेगा या नहीं? तो मैंने कहा सर कि जितना मुझे याद है अब तक, क्योंकि 12th में मेरी साइंस थी और ये पूरा 5 साल एकदम गैप आ गया था, उसके हिसाब से इसका संबंध ग्रेविटी से होता है, और ग्रेविटी ऊपर जाने पर कम हो जाती है, इससे हमारा भार कम हो जाता है। इसलिए सर फिर वो बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हार्ड मास कम हो जाते हो? तो एकदम से सारा इंटरव्यू हंसने लग गया, सारी मैम वगैरह, मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराया। तो वो माहौल बहुत अच्छा लगा मुझे। उनको पता था कि जवाब इसने सही दिया कि ग्रेविटी से रिलेशन होता है भार का, तो हमारा वो वजन कम हो जाता है ऊपर जाने का। आकिब इस इंटरव्यू को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये इंटरव्यू जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सपना देखते हैं आईएएस करने का, जी सर, या कुछ भी करने का, आईएएस क्यों, कोई भी बड़ी मुश्किल परीक्षा को पास करने का, लेकिन बाजार में बड़ी हवाएं होती हैं, मिथ होते हैं, अफवाहें होती हैं, इसको करने से ऐसे हो जाएगा, उसको करने से वैसा हो जाएगा। लेकिन आप एक लाइव एग्जाम्पल है जो ये बता सकते हैं कि ये करने से ये होता है, ये मैंने कर दिखाया है। जी सर। तो अपनी जो बाकी की आने वाली जनरेशंस हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं सबसे पहले हमारे इधर के लोगों को तो ये एजुकेशन मैसेज दूंगा कि अपना एजुकेशन में करियर बनाओ। सबसे पहले तो इसको करियर के रूप में चुनो, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि लोगों का जनरली साइकोलॉजिकल सोच ऐसी है कि जरूरी नहीं है एजुकेशन में ही जाएँ। 10 से 20% बच्चे जाते हैं, वो कोई धंधा, कोई कृषि, कोई और बिजनेस जाना चाहिए। और उनको सबसे पहले ये कि अपनी पूरी हायर एजुकेशन तक एजुकेशन को कंप्लीट करें और सीरियसली कंप्लीट करें। चाहे फिर उसके बाद वो बिजनेस कर लें, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं, पर सबसे पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। बेसिक एजुकेशन की अच्छी होनी चाहिए, आधार अच्छे हो, IIT PMT जो भी क्वालिटी हमारे इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, वहाँ तक वो पहुँचे। सबसे पहला तो मेरा यही रहेगा। दूसरा, कुछ एग्जाम्स को लेकर बहुत भ्रम है, IIT नीट को लेकर तो इतना नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि कोचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोनों एग्जामों में। लेकिन IAS के एग्जाम को लेकर हमारे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा भ्रम है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता होगा, क्या करते हैं ये लोग, इसका पेपर तो कुछ अलग ही लोग करने आते हैं, फरिश्ते होते हैं, कुछ बहुत अजीब तरीब, खास करके गाँव वाले माहौल में ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्ट एक एग्जाम है,
इसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए 5-6 साल। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि इसमें पेशेंस की जरूरत होती है, आप में पेशेंस होना चाहिए, बार बार रिपीट होती है। एवरेजन तौर पर एक बच्चा सिलेक्शन चौथे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में जाके इसमें लेता है, तो उस वक्त को दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी निकालने वाले हम जैसे ही बच्चे होते हैं, आपके साथ हम कल हम आपके साथ क्रिकेट खेल रहे थे, आज हम यहाँ बैठ गए हैं। तो वही ऐसे ही बच्चे होते हैं, कोई ऊपर से नहीं आता है कोई भी करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक बात। इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। देखो, अब्बा को, चाचा को, इनको थोड़ा बहुत फिर भी पता है। मैं श्योर हूँ कि मम्मी को, भाभीयों नहीं को, पता। उनको शायद आईएएस के बारे में पता नहीं होगा, वो नहीं जानते होंगे। नहीं पता। अब उनके लिए जो आकिब गया था दिल्ली और लौट कर के आया, उनके लिए क्या अंतर है? हमारी भाभियाँ तो कहती हैं कि अब तो कलेक्टर बन गो। ठीक बात है। बाकी हमारी अम्मी का तो ये है कि वो तो फिर अब देखते हैं कितना करता है हमारी। हाँ, सही बात है भाई। अब तो तू कलेक्टर बन गया। अब तो कलेक्टर अब बन गया। अच्छा, एक चीज और होगी, अब लोगों को वाकई में यहाँ लगता है परिवार में कि अब तो छोरा कलेक्टर बन गया, अब तो जो बोलेगा वो होगा। भाई उनके लिए कलेक्टर की भी अपनी सीमाएं हैं, उसका अपना है। हाँ, उनको ऐसा लगता है अब तो सारे काम हो जाएंगे। अब सब काम आ जाएगा, हमने अब जो बोला वो तो कलेक्टर छोरा, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये बहुत गर्व के पल भी हैं और बहुत इमोशन के पल भी हैं, बहुत भावुक पल भी हैं। आज पूरा गांव यहाँ बैठा है, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन सबको भी बधाई हो। और आकिब, हम फिर से आपको एक बार बधाई देंगे कि आपने हमें गौरवान्वित किया है। साथ में आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि इन गांव की गलियों में खेलते हुए भी आप यदि अपना सपना देखते हैं, संकल्प लेते हैं, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का आप अपना मादा रखते हैं और पूरा पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि पूरी कायनात जो है वो आपको उससे मिलाने में लग जाती है। आरवी सर, आप भी कोई मैसेज आज के इस अवसर बस पर? मैसेज यही है कि ये जो पेरेंट्स हैं वो हमें भी इंस्पायर करते हैं कि यार ये एक सपने देखते हैं। जैसे खान साहब ने 5 साल पहले सोचा था कि सर मैं इसको आईएएस की तैयारी करवाऊंगा और करके दिखाया है, तो मैं बहुत सारे बच्चों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेटा आप भी प्रयास करो तो आप भी आकिब खान की तरह सक्सेस हो सकते हो, आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। बस धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए। मेहनत करते रहिए। देखिए, मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूँ, इस पूरे गांव को बधाई देता हूँ, आकिब आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आकिब की पूरी यात्रा को रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपन इस आज इंटरव्यू को समापन को लेकर के जाएंगे कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस गांव से निकला हुआ एक बच्चा भारतीय प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे गरिमामयी, सबसे डिग्निटीफुल जो पोस्ट होती है आईएएस, आज उसके ऊपर बैठा है। पूरे गांव को बधाई, आप सबको बधाई, और देखने वालों को यही प्रेरणा कि कोई फरिश्ते नहीं आते हैं जो आकर के इतने बड़े एग्जाम्स को पास करते हैं। आप मन से कोशिश कीजिए, हो सकता है कि जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो आपको मिले ना मिले, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर खुदा आपके लिए उससे कुछ बड़ी चीजें लेकर के बैठा हो। जैसे आकिब ने कहा कि हो सकता है कि मैं आईआईटी भले नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन आज ये आईएएस बनकर के हम सबके मध्य बैठा है। आप सबको पुनः बधाई देते हुए हम यही अपेक्षा करेंगे कि आकिब अब भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बने। आज इसने अपनी परीक्षा में सफल होकर के हमें गौरवान्वित किया है। आने वाले समय में हम इसका फिर से इंटरव्यू तब करें जब ये भारत का बेस्ट कलेक्टर बने, भारत का सबसे अच्छा अधिकारी बने, और हमें और गौरवान्वित करे कि आपने मेरे पर जो विश्वास दिखाया उसकी वजह से मैं आज मानवता का सच्चा पुजारी बनकर के आपके सामने आ पाया हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।